हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। चलिए एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में था एक अल्फ़ा जो कि वांग जी के ऊपर गिर चुका था, और वांग जी जिसने अपनी आँखें दर्द की वजह से बंद कर ली थी। यहाँ विंग जो कि उन दोनों को इस तरह देख के अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाता है। वो जाता है अपने तेज़ कदमों के साथ आगे, और वो उस अल्फ़ा के हेयर को पकड़ता है, उसके हेयर से उठा के उसे दूर फेंक देता है। अचानक से इस एक्शन से वो अल्फ़ा और वांग जी घबरा जाता है, क्योंकि जब वांग जी ने अपनी आँखें खोली तो उसने देखा कि उसके अंकल उसके सामने खड़े हैं, और उसने उस अल्फ़ा को उठा के दूर फेंक दिया है। वो अल्फ़ा जाके सीधा एक पिलर से टकरा जाता है। वो अल्फ़ा बहुत ही ज़्यादा उसे चोट लग चुकी थी, और वो उठता है और कहता है व्हाट द फक, ये तुम क्या कर रहे हो। वो ये सब गुस्से में कह रहा था। विंग का गुस्सा इससे भी ज़्यादा बढ़ रहा था। वो उस अल्फ़ा की तरफ देखता है, तभी वांग जी अपने प्लेस से थोड़ा सा उठता है और अपने अंकल का हाथ को पकड़ लेता है। वो कहता है अंकल। और जब विंग देखता है कि उसके हाथों में किसी की हाथ है, तो वो देखता है कि वो वांग जी है। वांग जी थोड़ा घबरा रहा था। विंग उसे देखता है और उसे कंसोल करने का सोचता है। वो वांग जी को हक कर लेता है, देखता है कि वांग जी के हाथ पैर कँपने लगे हैं। वो समझ नहीं पाता कि आखिर वांग जी के साथ ऐसा क्यों है। छोटी छोटी बातें में वांग जी इतना डर क्यों जाता है। वो अल्फ़ा की तरह गुस्से से देखता है और बोलता है तुम कौन हो और ये क्या कर रहे थे। वो अल्फ़ा उसकी तरफ देखता है जिसे चोट लगी हुई थी, तभी वो अल्फ़ा विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं तो बस खेल रहा था। तभी विंग नोटिस करता है कि उसके पीछे और भी बहुत सारे अल्फ़ास और ओमेगास आ चुके हैं और खड़े हो चुके हैं। वो भी दौड़ते हुए आए थे, लेकिन उन लोगों ने जब इतने लोगों को देखा तो वो लोग अपने कदमों को रोक चुके थे। वो कहता है कि हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, और मैं ये मेरे सामने अचानक आ गया और मैं इसे टकरा गया। बस इस छोटी सी वजह से आपने मुझे इतनी ज़ोर से इतनी दूर में फेंका है। देखो मुझे चोट लग गई। वो ये सब काफ़ी प्राउड बना के और ड्रामेटिकली कह रहा था। विंग इससे अनॉयड हो रहा था। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये कोई खेलने की जगह दिख रही है तुम्हें। तुम्हें खेलना है तो ग्राउंड में जाओ, पार्क में जाओ। इस कॉलेज की बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर तुम खेल सकते हो। ये तुम्हें खेलने की ज़रूरत लग रही है। जब जो कि वो अल्फ़ा सुनता है और अपने आप से हेड को थोड़ा डाउन कर लेता है, क्योंकि उसे पता था गलती उसकी थी। तभी देखते वो उसकी नज़र प्रिंसिपल की तरफ जाती है। प्रिंसिपल उसे देखते हैं और तुरंत उन लोगों के करीब आ जाते हैं। प्रिंसिपल जो कि विंग को छोड़ने के लिए अपने कैबिन से बाहर आए थे, और उनके सामने ये सब हुआ था, और वो जानते थे कि ये अल्फ़ा कौन है। ये अल्फ़ा मिस्टर जू का इकलौता बेटा है। जूचैन ये ब्रिलमाउंट का सेकंड टॉप बिजनेसमैन का बेटा है। जैसे कि विंग टॉप 1 पे है तो टॉप 2 पे थे। वो इस कॉलेज के ट्रस्टी भी थे विंग की तरह। इसीलिए वो जूचैन को बचाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं जूचैन यहाँ से जाओ तुम। वो जानते थे अगर जूचैन कुछ देर और रहा तो विंग का गुस्सा बढ़ जाएगा और वो पता नहीं क्या कर देगा। जूचैन वहाँ से नोट करता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो एक बार मुड़ के वांग जी की तरफ देखता है। वो उसे एडमायरिंग आईज से देखता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि जूचैन जानबूझ के टकराया था, लेकिन जब वो उससे टकराया तो वो वांग जी को देख के बिल्कुल ही पागल हो गया। उसने वांग जी जैसा ब्यूटीफुल और इनोसेंट पर्सन कभी नहीं देखा था। एक नज़र में ही उसे वांग जी से प्यार हो गया था। जूचैन सोचता है कि क्या है, कौन है ये क्या था, वो कौन है इतना खूबसूरत, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। उसकी आँखें, उसका ब्यूटी कमाल है। मैं उसे पा के रहूँगा। पता नहीं तुम कौन हो, पर मैं तुम्हें पालूंगा। वो ये सब सोचते हुए वहाँ से जा रहा था, और उसके फ्रेंड्स उसे घेर लेते हैं और कहता है जुचैन क्या हुआ, तुम उस अंकल से मार कैसे खा सकते हो, तुमने कुछ क्यों नहीं किया। तुमने देखा वो कैसे तुम्हें घूर रहा था। भले ही वो यहाँ का नंबर 1 बिजनेसमैन है, लेकिन इसका मतलब क्या है, वो ऐसी हरकतें करेगा। वो इस तरह से तुम पे हाथ नहीं उठा सकता था। उसके दोस्त उसे भड़काने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जुचैन कहता है कि टकराया था। ऐसा नहीं था कि जूचैन नहीं लड़ सकता है। जूचैन भी बहुत ही पावरफुल अल्फ़ा है, लेकिन वो विंग से इसलिए नहीं भिड़ा क्योंकि उसने देखा विंग उसके वो क्यूटी सी पर्सन के साथ है जिससे वो टकराया था। इसीलिए उसने विंग को कुछ नहीं कहा। यहाँ पर विंग वांग जी के साथ था। उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और कहा वांग जी चलो हम लोग घर चलते हैं। वांग जी उसकी तरफ देखता है और उससे नोट करता है, कहता है हाँ अंकल हमें चलना चाहिए। विंग प्रिंसिपल की तरफ देखता है और कहता है ऐसी चीज़ें अगर दोबारा हुई तो पता नहीं मैं क्या कर दूँगा। वो प्रिंसिपल थोड़ा घबरा जाता है और नोट करता है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। वो कहता है
कि मैं आपके ओमेगा को प्रोटेक्ट करूँगा सर। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ओमेगा के लिए काफ़ी हूँ। वो ऐसा कह के जियांग जी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे ले जाता है। वो दोनों जियांग मैंसन में वे पैलेस पे वापस आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद वांग जी अपने रूम में चला जाता है और विंग उसे रूम में जाते हुए देख रहा था। वांग जी को जाते हुए देख के विंग सोच रहा था, पता नहीं मेरा ये फ़ैसला कैसा है। मैंने आज वांग जी को देखा है, पता नहीं वहाँ और कितने लोग हो, कैसे लोग हो गए, मेरा वांग जी सेफ रहेगा भी कि नहीं। फिर वो उसके दूसरी माइंड कहता है कि अगर उसने लैंजान को कॉलेज नहीं जाने दिया तो वो उसके माइंड को कैसे डाइवर्ट करेगा। ये सब सोच के विंग काफ़ी टेंस हो रहा था। दूसरा नाइट हो चुकी थी, वांग जी अपने बेड पे था। विंग भी उसे आके वहाँ पर ज्वाइन करता है क्योंकि वो वांग जी को किसी भी तरह से टेंस नहीं करना चाहता था दूसरे रूम में रह के, इसीलिए वो उसके साथ ही रह रहा था। वो अपने लैपटॉप में बैठ के वर्क कर रहा था और वांग जी उसे देखते देखते सो जाता है। लैंजान जब सो जाता है तो विंग लैंजान की तरफ देखता है। वो उसके पास जाता है, उसके हेयर्स में अपने हैंड को स्लाइड करता है, उसे सहलाता है और वो सोच रहा होता है, वांग जी क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे इतना डर तो उस वक्त भी नहीं लगा था जब मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हारे स्कूल छोड़ा था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम 5 ईयर्स के थे और मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हारे स्कूल छोड़ा था। तुम बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे, तुम्हारी नाक बह रही थी। मैंने तुम्हें कितना भेजने के लिए इंकरेज किया था, तुम कितना रो रहे थे। मुझे उस वक्त इतना डर नहीं लगा था जितना मुझे आज लग रहा है तुम्हें कॉलेज भेजने के टाइम पे। विंग ये सब सोच रहा था और वो वांग जी के साथ ब्लैंकेट में आ जाता है। वो अपने हाथों से वांग जी के हैंड्स को पकड़ता है और फिर वो सो जाता है। सुबह हो चुकी थी, वांग जी रेडी हो रहा था क्योंकि उसे कॉलेज के लिए तैयारियां करनी थी और उसे आज कॉलेज भी जाना था। विंग भी ये नोटिस कर रहा था कि वांग जी कितना रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वांग जी और विंग अपने ब्रेकफास्ट के लिए नीचे डाइनिंग हॉल पे आते हैं। वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। विंग उसे पूछता है कि तुम्हें वो विंग अंकल तुम्हारे छोड़ देंगे कॉलेज, तुम उनके साथ कॉलेज चले जाना, मुझे कुछ वर्क है ऑफिस में तो मैं तुम्हें कॉलेज नहीं छोड़ पाऊँगा। वांग जी उसकी तरफ देखता है और नोट करता है। वो दोनों पैलेस से निकल जाते हैं। विंग अपनी ऑफिस की तरफ चला जाता है और बोइंग वांग जी को लेके उसे कॉलेज चला जाता है। बोइंग उसे कॉलेज में छोड़ देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि वो लेने के लिए भी वांग जी को आएगा। बोइंग वहाँ से चला जाता है अपनी कंपनी की तरफ जहाँ विंग उसका इंतज़ार कर रहा था। विंग उसे कॉल करके पूछता है कि क्या वांग जी अपने कॉलेज में पहुँच चुका है। बोइंग उसे बताता है कि हाँ, मैंने सर को छोड़ दिया है और वो अपनी क्लास में जा चुके हैं। वांग जी जहाँ अपनी क्लास में आता है और आने के बाद वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है अपने क्लास पे। तभी वहाँ उसकी मुलाकात न्यूशान से होती है। वो न्यूशान से मिलता है। न्यूशान एक ओमेगा है। न्यूशान उससे बातें करने की कोशिश करता है और वांग जी भी उससे नॉर्मली बातें करता है। न्यूशान और उसमें फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी क्लास स्टार्ट हो जाती है और क्लास में टीचर की एंट्री होती है। वो अपने आगे देखते हैं, उनके सामने एक चश्मा लगाए हुए लगभग 30 ईयर्स की एक लेडी खड़ी थी जो कि एक ओमेगा थी। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं कि मेरा नाम चिंशू है और मैं आपकी आज की क्लास की टीचर हूँ। वांग जी उन्हें ग्रीट करता है, न्यूशान भी उन्हें ग्रीट करता है। उनकी क्लासेस चलने लगती है। यहाँ पर विंग सिर्फ वांग जी के बारे में सोचे जा रहा था अपने ऑफिस में। उसे सुयांग और साओसिन चैन भी नोटिस करते हैं और कहते हैं, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हारा 5 साल का बच्चा पहली बार स्कूल गया हो। उसका मौन, वांग जी उतना बड़ा हो चुका है, वो 20 साल का इतना यंग ओमेगा है। आजकल के ओमेगास तो इस उम्र में घूमते हैं फिरते हैं, बॉयफ्रेंड्स बनाते हैं और मज़े करते हैं, और तुम इस तरह से सोचे जा रहे हो जैसे पता नहीं उसे क्या ही हो जाएगा। वहाँ विंग जब वो सुनता है तो उसकी तरफ अपनी कोल्ड गेज के साथ देखता है। फिर से सुयांग अपने शब्दों के बारे में सोचता है कि उसने अभी क्या कह दिया। वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो विंग की किसी भी बात को नहीं सुनना चाहता था। वहाँ से साओसिन चैन भी अपने बॉयफ्रेंड के पीछे चला जाता है। विंग बोविन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें उसे लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज उसे लेने जाऊँगा। जब बोविन ये सुनता है तो नोट करता है, कोई भी लेने जाए उससे उसका क्या फ़र्क पड़ता है। विंग वांग जी को लेने के लिए उसके कॉलेज जाता है। जब वो आता है तो वो सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लेता है। कॉलेज की जितनी भी ओमेगास थी विंग की पर्सनालिटी को देख के काफ़ी अमेज थी। वो सोच रही थी कि ब्रिडल माउंट का सबसे बड़ा बिजनेसमैन यहाँ क्या कर रहा है। वो सब विंग को इम्प्रेस करने के बारे में और उसे एडमायर करने का सोच रही थी।
वांग जी को भी पता चलता है कि कॉलेज में उसके अंकल आए हैं। वो अपनी क्लासेस से बाहर आता है क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी। वो बाहर आता है न्यूशान के साथ। न्यूशान उसे देखता है, कहता है ओ माय गॉड जरा देखो, विभूषियान सर आए हैं। विभूषियान यहाँ के सबसे बड़े मोस्ट एलिजिबल बैचलर बिजनेसमैन हैं। सभी लड़कियाँ तो इनके ऊपर मरती है, ओमेगा से इनके पीछे पागल है। मुझे भी ये बहुत पसंद है, काश मुझे इनका नंबर मिल जाता या इनसे मिलने का मौका मिल जाता। जब वांग ये सब सुनता है तो पता नहीं क्यों अपने अंदर एक जेलसी फील करता है। वो कहता है तुम ऐसा सोचना भी मत। तभी न्यूशान कहता है कि मैं ऐसा क्यों ना सोचूं, तुम इतना क्यों चल रहे हो? अगर तुम्हें रखना है तो तुम भी अपने दिमाग में ख़याली पुलाव पका लो ना विंग सर के बारे में। तभी वांग जी कहता है मुझे उनके लिए ख़याली पुलाव पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनका ओमेगा हूँ और वो मेरे अल्फ़ा हस्बैंड है। जब न्यूशान ये सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है क्या पूरे ब्रिडल माउंट को पता है कि विंग सर ने किसी से शादी नहीं की है, उसका कोई भी ओमेगा नहीं है, यहाँ तक उसके किसी रिलेशनशिप के चर्चे भी नहीं होते हैं अखबारों में, और तुम कह रहे हो कि तुम उनकी वाइफ हो? कम ऑन वांग जी, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा दिमाग का कोई स्क्रू ढीला होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे ऐसे सपने भी देखते हो। अगर तुम्हें उसे एडमायर करना है, उसका मतलब एक वन साइडेड लव करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन ऐसी बातें तो मत करो, लोग तुम्हें पागल कहेंगे। वांग जी इसे सुनता और नॉट फील करता है और कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वांग जी वहाँ से धीरे धीरे करके अपने विंग अंकल की तरफ बढ़ता है। विंग अपने कार के साथ खड़ा था और वांग जी का इंतज़ार कर रहा था। उसने वांग जी को कॉल करके बताया था कि वो उसे पिक करने आ रहा है। वांग जी भी धीरे धीरे करके उसके बढ़ता है और वो विंग के करीब जाता है। विंग उसे देखता है और स्माइल करता है, कहता है वांग जी मुझे नहीं लगा था मैं तुम्हें पिकअप करने आ सकूँगा, लेकिन मुझे टाइम मिल गया तो मैं आ गया। ये सब विंग काफ़ी स्माइल के साथ कह रहा था। वांग जी आगे बढ़ता है और विंग को हक कर लेता है सबके सामने। विंग अब बिल्कुल भी स्टंट रह चुका था, ये वांग जी क्या कर रहा है, पूरे कॉलेज के सामने उसे हक कर रहा है। विंग को इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वांग जी उसे हक करते रहता था। विंग उसके हेयर्स में अपने हाथों को फैलाता है और उसके हाथों को पकड़ता है। न्यूशान जो कि सब देख रहा था वो बिल्कुल चौंक चुका था। वो सोच रहा था कि क्या वांग जी सच बोल रहा था, पर वांग जी कहाँ और विंग सर कहाँ? वांग जी कैसे उनका ओमेगा हो सकता है, और अगर वो उनका ओमेगा है तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा है कि वो उनका ओमेगा है? इसके बारे में न्यूज़ में क्यों नहीं आया? वो ये सब सोच के कन्फ्यूज़ था। वांग जी विंग से अलग होता है और वो न्यूशान की तरफ देखता है और वो उसे एक अलग आइज़ से ही देख रहा होता है, जैसे वो उसे बता रहा था। झूठ नहीं बोल रहा था, यहाँ पूरे कॉलेज का तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन विंग और वांग जी बन चुके थे। सभी कंफ्यूज थे कि ये लिटिल ओमेगा विविशियन के साथ क्या कर रहे हैं, विविशियन इसका क्या लगता है। सभी तरफ गॉसिप शुरू हो चुके थे। वो जो अल्फ़ा था जो विंग से वांग जी से टकराया था वो भी उनकी तरफ देख रहा था। वो भी कंफ्यूज था कि विंग सर का ये ओमेगा क्या लगता है। यहाँ पर न्यूशान तो अलग ही दुनिया में पहुँच चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी ने क्या कहा। तभी वांग जी विंग को न्यूशान से मिलाता है और कहता है ये मेरा न्यू फ्रेंड है अंकल, मैंने इन्हीं से बनाया है, ये एक ओमेगा है। विंग उसकी तरफ देखता है और नोट करता है। वो कहता है कि तुम वांग जी का ध्यान रखना, वांग जी के साथ अच्छे से पढ़ाई करना। वो इससे इसी तरीके से छोटी मोटी बातें करता है और वो स्माइल करके उसकी तरफ देखता है। न्यूशान की तो पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। उसके सामने विविशान खड़ा था जो किसी से बात नहीं करता है, किसी ओमेगा की तरफ देखता नहीं है, और न्यूशान जो उसे एडमायर करता है वो आज उससे बात कर रहा है। न्यूशान ने तो अपनी बत्तीसी बाहर निकाल ली थी, वो बस उसे देख के मुस्कुराया जा रहा था और हाँ में नोट कर रहा था, वो उसे देख रहा था। तभी वांग जी कहता है कि अंकल अब हमें चलना चाहिए, मैं बहुत ही थक चुका हूँ। विंग उसकी तरफ देखता है तो कहता है हाँ। दरअसल वांग जी थका नहीं था, बस वो नहीं चाहता था कि सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बने। वो देख रहा था कि सभी उनकी तरफ किस नज़रों से देख रहे हैं, सभी उनके विंग अंकल को किस तरह नज़रों से देखते हैं और कैसे एक क्या कहते हैं डायमंड की तरह देख रहा है कि कोई उसे कोई चुना ना ले। वांग जी को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा था। वो विंग को लेता है और साथ में अपने घर के लिए निकल जाता है। वांग जी और विंग कार से अपने घर जा रहे थे। जब वो अपने मेंशन के पास पहुंचते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि मेंशन के बाहर कुछ लोग खड़े हैं और अंदर जाने की बात कर रहे हैं। वांग जी और विंग बाहर निकलता है तो नोटिस करते हैं कि वो मैडम यू है, जियान चान है, और जियान चान के साथ उनकी वाइफ वेंचिंग है। विंग उनको देखता है तो काफ़ी स्टंट हो जाता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी देखता है और वो दौड़ के जाता है और अपने ग्रैनी को हक कर लेता है। उसकी ग्रैनी मैडम यू भी वांग जी को हक कर लेती है और बोलती है मेरा बच्चा तुम कैसे हो, ये लोग हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तभी वांग जी बताता है
कि मैं कॉलेज गया था और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि आप हमसे मिलने आ रहे हैं। तभी विंग उस गार्ड की तरफ नोट करता है कि वो उन्हें जानता है और उसे अंदर जाने दे। गार्ड भी नोट करता है। वो सभी अपने पैलेस के अंदर जाते हैं। मैडम यू जो कि यहाँ पर अंकल चिरान से एड्रेस लेके आई थी कि विंग वांगजी को लेके कहाँ गया था, क्योंकि विंग ने कॉल किया था मिस्टर चिरान को और वांगजी के कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे। इसीलिए मैडम यू को पता चल गया कि विंग कहाँ रहता है और विंग का घर कहाँ है। वो तो यहाँ आई थी वांगजी को ले जाने के लिए अपने साथी के। वो विंग के साथ वांगजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। लेकिन जब वो यहाँ आई और उसने विंग के बारे में सुना, क्योंकि वो जब यहाँ आ रही थी तो वहाँ हर रोड पे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ विंग के ही पिक्चर्स थे। विंग के बड़े बड़े बैनर लगे थे। विंग के कंपनी का नाम था, वे कंपनी का नाम था। वो समझ चुकी थी कि विंग क्या है ब्रियल माउंट का। वो थोड़ा सा लालची हो जाती हैं और यहाँ आके सोचती हैं कि अच्छा हुआ कि यानली ने वांगजी की मैरिज विंग से करा दी। अब तो वांगजी इस पूरी प्रॉपर्टी का इकलौता मालिक बन जाएगा। उसके दिमाग में ऐसी बहुत सारी बातें चल रही थी। मैडम यू जो कि वांगजी को लेने आई थी, अब वो वांगजी को यहाँ सेटल करने के बारे में सोच रही थी। वो जियान चैन की तरफ देखती। जियान चैन उठता है और कहता है कि हम वांगजी को यहाँ से लेने आए हैं। वो विंग से ऐसा कहता है। विंग कहता है कि मैंने पहले भी बता दिया है, वांगजी मेरा पार्टनर है, उससे मेरी मैरिज हुई है और सिजय ने उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे दी है। अब वो मेरा है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। जब चैन सुनता है बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि वांगजी हमारा क्या है, तुम सब कुछ भूल चुके हो। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मुझे पता है वांगजी मेरा क्या है, वांगजी मेरा पार्टनर है और जिस रिश्ते के बारे में तुम मुझे बता रहे हो याद करो, तुम लोग ही वो थे जिसने मुझे उस रिश्ते से बाहर निकाला था। वो लोग ये सब सुनते हैं। जियान चैन काफ़ी गुस्से में आ रहा था। मैडम ये सोचती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लड़का तो मेरा प्लान ख़राब कर देगा। वो उठती हैं और जियान चैन को समझाती हैं और अपना बिल्कुल ही जो बोलने का टोन था वो चेंज कर देती है। वो कहाँ वांगजी को लेने आई थी और अब वो विंग की तरफ ही तरफदारी करते हुए कहती है कि हाँ विंग, हम बस वांगजी से मिलने आए थे, हम तो यहाँ वांगजी को देखने आए थे कि वांगजी यहाँ कैसा है। हाँ वो तुम्हारा पार्टनर है तो उसे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, तुम्हारा साथ देना चाहिए। यानली ने अगर ये फैसला लिया है तो उसने कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। वो विंग की तरफ ये सब स्माइल करके देखती। विंग ये सब चीज़ों से इनॉयड होता है और अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर अपना प्रेजेंस को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उसके साथ इतना कुछ हुआ था पास्ट में जिसके वजह से वो उन सभी बातों को भूल ही नहीं पा रहा था। वो वहाँ से चला जाता है। ये सब वांगजी को समझ में नहीं आता है कि अंकल वे उसकी फैमिली से क्यों नहीं बात कर रहे हैं या फिर वो यहाँ पर क्यों नहीं है। वांगजी ये सब बातों को छोड़ता है और अपने ग्रैनी के वापस से हक कर लेता है और बातें कर रहा होता है। वांगजी बताता है यहाँ आने के बाद क्या क्या हुआ। वो अंकल वे के साथ एडमिशन कराने गया था अपने कॉलेज में, उसने एडमिशन कराया और सारी बातें। मैडम यू उसकी बातों से समझ रही थी कि विंग शायद क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो वांगजी को सेटल करने की कोशिश कर रहा है और शायद वो उससे अपना पीछा छुड़ा ले। मैडम यू की सारी बातें समझ में आ रही थी वांगजी से बातें करने के बाद। यहाँ पर जियान चैन काफ़ी अजीब फील कर रहा था कि उसकी मॉम ने तो अपना पूरा रास्ता और रुख ही बदल लिया। वो मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है कि मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यहाँ वेंचिंग का भी यही हाल था। वेंचिंग काफ़ी कंफ्यूज थी कि आते वक्त तो मैडम यू कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और यहाँ आने के बाद कितनी जल्दी बदल गई है। वो उन्हें एक रूम में जाते हैं। वांगजी उन्हें कहता है अपने मेट से कि उन्हें रूम दिखा दिया जाए और उन्हें रहने का इंतज़ाम किया जाए। वो लोग एक रूम में चले जाते हैं। यहाँ जियान चैन मैडम यू से पूछता है। मैडम यू कहती हैं कि विंग से शादी वांगजी की हुई है, हम इसे बदल नहीं सकते, हम कितनी भी कोशिश कर ले। और विंग का यहाँ पर कैरेक्टर देखो, वो ब्रियल माउंट का कितना बड़ा बिजनेसमैन है। क्या तुम्हें लगता है कि वो हमें उसे ले जाने देगा? तो इसमें हमारी ही भलाई है कि हम वांगजी को विंग के साथ छोड़ दें और उसे उसके साथ खुश रहने दें। तभी जियान चैन कहता है कि आप भूल रही हैं कि वांगजी उसका क्या है, आप इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं, हम किस दौर में रह रहे हैं और आप अभी भी ये सी बातें कर रही हैं। मैडम उसे समझाती हैं लेकिन फिर जियान चैन नहीं समझता। गुस्से में वो उस रूम से बाहर निकल जाता है और उस रूम में चला जाता है जहाँ उसे रहने के लिए दिया गया था। वेंचिंग भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब रात का टाइम था, डिनर का टाइम था, सभी डिनर कर रहे थे। विंग ने डिनर में उन्हें ज्वाइन नहीं किया था। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। वांगजी विंग के लिए उसका खाना लेता है और वो सभी को ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। मैडम ये भी नोटिस करती है कि वांगजी ने भी कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि विंग नहीं खाया है। वो विंग के पास जाता है, विंग को अपना फूड सर्व करता है और विंग को खाने को कहता है। विंग का मूड बहुत ही स्पॉइल हो चुका था और वो वांगजी को भी कुछ भी नहीं बता पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है और वो क्यों इतना गुस्सा में है और वो अपनी फैमिली से क्यों नहीं मिलता है। वांगजी पूछने वाला था
इन सभी बातों के बारे में, लेकिन वो नहीं पूछता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर उसका अल्फ़ा है उसे कुछ नहीं बता रहा तो उसे उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। डिनर हो चुका था, सब अपने अपने रूम में सो चुके थे। तभी मिडनाइट को विंग को थोड़ा प्यास लगता है और वो सोचता है कि वो जाके पानी पी ले, क्योंकि उसके रूम में जो बॉटल्स रखी हुई थी उसमें पानी ख़त्म हो चुका था। वो वांगजी की तरफ देखता है जो उसे हक करके सो रहा था। वो वांगजी को अच्छे से कवर करता है ब्लैंकेट से, क्योंकि वांगजी ने अपने पैरों से ब्लैंकेट को मार मार के बहुत दूर फेंक दिया था। विंग ये देखता है, थोड़ा सा मुस्कुराता है कि वांगजी की आदत अभी तक नहीं गई है ब्लैंकेट को मार मार के फेंक देना। वो उसे कवर करके उस रूम से बाहर निकलता है और वो किचन की तरफ पानी लाने जा रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ कोई और भी है जो एक बॉटल लेके खड़ी है और वो वाटर ले रही है। वो उसे देखता है और कुछ वक्त के लिए खड़ा हो जाता है। वेंचिंग भी उसकी तरफ देखती है। हाँ, वो वेंचिंग थी जो वहाँ पर पानी लेने आई थी। उन दोनों की नज़रें मिलती है और वो एक दूसरे को कुछ टाइम के लिए देखते हैं। कुछ टाइम बाद विंग वहाँ से बढ़ता है, पानी को लेता है और वापस जा रहा होता है। तभी वेंचिंग पीछे से कहती है, आई एम सॉरी विंग, जो कुछ भी हुआ उसके लिए। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपने पीछे मुड़ता है और वेंचिंग को देखता है और कहता है, तुमने लगता है माफ़ी मांगने में बहुत जल्दी करती है। खैर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वो वहाँ से वापस मुड़ के अपने रूम में चला जाता है। वेंचिंग बहुत ही उदास मन से अपने सेट को डाउन कर लेती है और वो पानी लेके अपने रूम में चली जाती है। जैन चैन भी इन सभी चीज़ों को नोटिस कर लेता है, क्योंकि वो भी वेंचिंग के साथ पानी लेने के लिए, जब उसने देखा कि वेंचिंग पानी लेने के लिए गई है तो उसकी नींद खुल चुकी थी और वो भी उसके पीछे पीछे जा रहा था और वो एक कॉर्नर में खड़ा होकर ये सब सीन को देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सेकंड दिन हो चुका था। वो मैडम यू को कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैडम यू कहती है कि तुम्हें थोड़ा और रुकना चाहिए। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता। वो वेंचिंग के साथ अपना सामान को पैक करता है और वहाँ से जाने लगता है। वो विंग से भी नहीं मिलता है। वो वेंचिंग को लेके अपने यूनबर्ग वापस चला जाता है। यहाँ मैडम यू रुक चुकी थी। मैडम यू ऐसा नहीं था कि वो जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसे जो चाहिए था वांगजी के लिए उस टाइप का अल्फ़ा उसे मिल चुका था, इसीलिए वो जाने के लिए तैयार थी। लेकिन वो सोचती है कि क्यों ना वांगजी को थोड़ा सा ज्ञान दे के जाया जाए, वांगजी को समझाया जाए कि विंग के साथ उसे कैसा रहना है और विंग को कैसे अपने काबू में रखना है। कि अगर विंग का वांगजी से मन भर गया या कुछ भी अल्फ़ा अगर चेंज हो गया ये, तो फिर वांगजी का क्या होगा। इसलिए वो वहाँ से नहीं जाती है। अब विंग को ये सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं, फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके वेंसन में आ रहा है, कौन जा रहा है। वो रेडी होता है, वांगजी को सी ऑफ करता है और वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। वांगजी कहता है कि आज मुझे कॉलेज जाना है। मैडम यू उसके करीब आती हैं और कहती हैं, वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी मैडम यू के साथ उसके रूम में जाता है। मैडम यू बोलती है कि वांगजी मुझे तुमसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर मैं पूछना चाहती हूँ कि विंग के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है। वांगजी बताता है कि हम दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। आंट, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। तभी मैडम यू कहती है कि मैं बस जानना चाहती हूँ तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। वांगजी बताता है, मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया। तभी मैडम यू पूछती है, मैं उन सभी बातों के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि विंग के साथ तुम्हारा बेडरूम में किस टाइप का रिलेशनशिप है। वांगजी जब ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि मैडम यू किस बारे में बात कर रही हैं। वो अपने हेड को डाउन कर लेता है और उसके फेस पे थोड़ा सा ब्लश आ गया था, उसके एयर्स रेड हो चुके थे कि अरे इस ग्रैनी किस बारे में बात कर रही हैं। उसकी इस कंडीशन को देख के मैडम यू कुछ बातों को समझ रही होती है। वो फिर उन्हें पूछती है, बताओ मुझे। तभी वांगजी सब बता देता है कि उनके बीच ऐसा वैसा कोई रिलेशनशिप नहीं है और वो अभी अंकल वे को समझने की कोशिश कर रहा है और अपनी रिलेशनशिप को टाइम दे रहा है। उसने कभी भी अंकल वे को अपने करीब आने से नहीं रोका है, लेकिन अंकल वे इस तरीके के किसी रिलेशनशिप को नहीं बनाते और अभी वो भी ऐसा नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि अंकल वे उसे उस तरीके से टच करे या फिर ऐसा कुछ करे। वो अभी अपने रिलेशनशिप को थोड़ा प्योर रखना चाहता है, वो थोड़ा टाइम चाहता है। ये सब वो अपनी ग्रैनी की तरफ देख के कह रहा था और कहता है कि आप तो जानती है हमारा रिलेशनशिप कैसे जुड़ा है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ, मैंने उन्हें अपने अल्फ़ा के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, पर मैं कुछ कदमों को थोड़ा धीरे धीरे ही उठाना और बढ़ाना चाहता हूँ। तभी ग्रैनी उसकी तरफ देखती है और उसे बताती है, वांगजी ऐसा नहीं कहते बेटा। और वो उसे अजीब अजीब बातों को समझाने लगती है कि हाँ, अल्फ़ा बदल जाते हैं, तुम्हें अपने अल्फ़ा को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, ऐसा वैसा। वो वांगजी को ऐसे बातें समझा रही थी और वांगजी भी ये सब बातें बहुत ही डिटेलमाइंड से सुन रहा था। वो सोच रहा था कि सच में ऐसा हो सकता है क्या, और उसके अंदर अभी एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कहीं वो अंकल वे को ना खो दे। ये सब समझा के मैडम यू भी बोलती है कि मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि जैन चैन अकेले
कंपनी की वर्क्स को नहीं संभाल पाएगा, इसीलिए मैं उसकी हेल्प करने जा रही हूँ। तभी वांग जी कहता है कि आपको कुछ और दिन यहाँ रहना चाहिए। तभी ग्रैनी सोचती है कि हाँ मैं रह सकती हूँ, लेकिन मैं वी विषयन को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। वो अपने दिमाग में ऐसा सोच रही थी और वो कहती है नहीं मुझे वर्क है बेटा, मैं वापस तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। तभी लैंजन उसे नोट करता है और उसकी ग्रैनी को शी ऑफ करता है। ग्रैनी भी वहाँ से मैडम यू भी चली जाती हैं अपने यूनिवर्क के लिए। मैडम यू की बातें लैंजन के माइंड में छप चुकी थी। वो सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है। उसे काफ़ी घबराहट हो रही थी और कुछ काफ़ी अजीब भी फील हो रहा था। वो इस बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचता है और वो अपने कॉलेज के लिए चला जाता है। कॉलेज में यहाँ पर जब वांग जी को देखता है तो वो उसके पास आ जाता है। वांग जी अपने सामने एक अल्फ़ा को देख के काफ़ी कंफ्यूज था। वो अपने जाने के रास्ते को देखता है तो जुचान उसका रास्ता रोक लेता है। वो पूछता है कि हे वांग जी कैसे हो, उस दिन के लिए मैंने तुमसे अच्छे से माफ़ी नहीं मांगी, मैं तुमसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। जुचान बस अपनी बातों को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था कि वो वांग जी से कैसे बात करे। वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुमने उस दिन माफ़ी मांगा था और मैं माफ़ कर चुका हूँ। तुम बस गिर गए थे और मैं भी गिर गया था, अब इसके लिए इतने बातों को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तभी जुसैन उसकी तरफ देखता है और कहता है फिर भी मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो वांग जी से फ्लर्टी बातें करने की कोशिश करता है। वांग जी भी उसके इंटेंशन को समझ रहा था और वो कहता है कि नहीं मुझे मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे जाने दो। और वो वहाँ से चला जाता है। जुचैन कहता है कि चलो थोड़ा सा ही सही, हमने बात तो किया। इसी तरह से जुचैन वांग जी के करीब जाने की कोशिश करता ही रहता था। वो जब भी वांग जी को देखता था वो उसके पास पहुंच जाता था और उसे फ्लर्टी बातें करता था और उसे पटाने की कोशिश करता था। यहाँ पर न्यूशैन को वांग जी ने सब कुछ बता दिया था कि उसके साथ ही अंकल वे से कैसी हुई थी। वो उसे अंकल क्यों कहता है, क्योंकि न्यूशैन ने पूछा था वांग जी से कि वो अपने अंकल मतलब अपने अल्फ़ा को अंकल क्यों कहता है। अगर वो उसका ओमेगा है तो उसे अपना हस्बैंड या उसे बेबी या इस तरीके के किसी नाम से बुलाना चाहिए। और उन दोनों में इतनी एज गैप होने के बाद कैसे उसने विंग से मैरिज कर ली, उसके बारे में बताने के लिए। तभी वांग जी ये सब बताता है और कहता है कि वो किसी और से ये सब बात शेयर ना करे, हो सकता है कि कोई ना समझे। ये सब बात न्यूशैन भी समझता है और वो किसी से भी सारी बातों को शेयर ना करने की प्रॉमिस कर देता है। इसी तरह जब वांग जी घर वापस आता है तो विंग अपने वर्क से वापस आता है। वो देखता है कि घर पे कोई नहीं है, सिर्फ वांग जी है जो उसका वेट कर रहा है। विंग को हमेशा ही जब भी वांग जी उसका वेट कर रहा होता था घर पे तो उसे अपने दिल में एक बहुत ही अच्छी वार्म फील होती थी कि कोई है उसके घर पे जो उसका वेट करता है। नहीं तो ये तो बस एक होटल का घर, मतलब रहने के लिए उसके लिए एक होटल का रूम लगता था। वो वांग जी उससे मिलता है। वांग जी से पूछने के बाद पता चलता है कि मैडम यू जियानचैन आज नवन जी पैलेस से जा चुकी हैं वापस यूनिवर्क। ज़्यादा सारी बातों करता है। वो वांग जी से पूछता है वांग जी क्या तुमने डिनर कर लिया है। वांग जी उसे बताता है कि हाँ उसने डिनर अभी तक नहीं किया है, वो अपने अंकल वे के बगैर कैसे खा सकता है। विंग सुनता है और स्माइल करता है। वो वांग जी के साथ डिनर करता है और फिर वो कहता है कि वांग जी आज मुझे कुछ वर्क है तो मैं अपने लाइब्रेरी रूम में जाके अपना कुछ वर्क को कर लेता हूँ। अगर मैंने रूम में वर्क किया तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तुम जाके स्टडी कर लो और उसके बाद सो जाना, मैं तुम्हें बाद में आके ज्वाइन कर लूँगा। वांग जी सुनता है और नोट करता है। वांग जी अपने रूम में जाता है और विंग भी अपने स्टडी रूम में चले जाता है। वो वहाँ जाके अपने कुछ वर्क्स को कर रहा था जो पेंडिंग थे। वांग जी रूम में आके मैडम यू की बातों को सोच रहा था कि क्या विंग अंकल का इंटरेस्ट मुझसे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं उनका अच्छा ओमेगा तो बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर फिर शायद मैं उन्हें अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ। और भी बहुत सारी बातें वो सुनता है एक इनिशिएटिव लेने के बारे में। वो सोचता है कि वो अपने अंकल वो के वीस को अपने से दूर नहीं जाने दे सकता है, वो उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे भी अगर उनका रिलेशन हमेशा के लिए रहना है तो कभी ना कभी उन दोनों के बीच में उस तरह का रिलेशनशिप बनेगा जिस रिलेशनशिप के बारे में मैडम यू यानी कि उनकी ग्रैनी बता रही थी। वो कहता है कि ठीक है, अगर मैं इस तरह से ही अपने ओमेगा होने का फ़र्ज़ निभा सकता हूँ तो मैं वो भी कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। इधर विंग अपने वर्क को करने के बाद जब वो टाइम को देखता है तो देखता है रात के 12 बज चुके हैं और वो अभी भी वर्क कर रहा था। उसे तुरंत उसके माइंड में एक बात क्लिक होती है कि वांग जी अकेला पता नहीं सो भी पाया होगा कि नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वांग जी उसके बगैर नहीं सोता है। वो जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद करता है और जल्दी रूम की तरफ जाने लगता है। वो जब रूम में पहुंचता है तो रूम का गेट खोलता है और उसने जो अंदर देखा उससे वो बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। ओके एवरीवन, इस पार्ट को यहीं रखते हैं। बाय एवरीवन, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और होली की पहले से ही मुबारक मेरी तरफ से, और होली को अच्छे से मनाइएगा।
पता नहीं मैं नेक्स्ट पार्ट कब लाऊँ, पर मैं जल्द ही लाने की कोशिश करूँगी। सभी को मेरी तरफ से बाय।